अभी हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक्स के अंदर जब भी कोई चीज़ स्टडी करी जाती है, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। अब ऐसे हम हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं दे सकते। हर एक साइंटिस्ट का एक पसंदीदा ऑर्गेनिज्म होता है जिस पर वो स्टडी करना चाहता है। जैसे मेंडल का फेवरेट क्या था? टी प्लांट। ऐसे ही मॉर्गन का जो फेवरेट था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर मॉर्गन ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट कराए थे। तो जरा देखते हैं कि वो इसको इतना यूज़ क्यों करता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ड्रोसोफिला को मॉर्गन ने क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इतना यूज़ किया। इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है कि इसकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। एंड लाइफ स्पैन शॉर्ट होने का रीज़न क्या है, मतलब हमें क्यों चाहिए? देखो इसकी जो है 2 to 3 वीक इसकी लाइफ देखी जाती है, मतलब 2 से लेकर 3 हफ्ते मैक्सिमम बता रहा हूँ, अदरवाइज 1-2 हफ्ते में इनका काम हो जाता है। यानी इनकी लाइफ 2 से लेकर 3 हफ्ते की है, यानी शॉर्ट लाइफ स्पैन हमें क्यों चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्लांट नहीं है, मक्खी है। हाँ, अब ऐसा है कि जेनेटिक्स के अंदर हमें जनरेशन की स्टडी करनी होती है और फिर हम रिजल्ट कंडक्ट करते हैं। अब मेरे को आप बताइए, अगर किसी का जनरेशन का टाइम ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब कोई मान के चलो कोई 2 साल जी रहा है या 10 साल जी रहा है, इसका मतलब वो आपको नेक्स्ट जनरेशन 10 साल के बाद देगा, हाँ कि ना? अगर किसी की ज़िंदगी 1 या 2 हफ्ते की है, यानी 1-2 हफ्ते में ही आपको उसकी दूसरी जनरेशन मिल जाएगी। तो जिसका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है उसके केस में जनरेशन जो है आपको कम मिलती है, और जिसका काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है टाइम पीरियड वो आपको ज़्यादा जनरेशन देता है कम टाइम के अंदर। और हमें रिजल्ट अच्छा निकालने के लिए ज़्यादा जनरेशन की स्टडी करनी पड़ती है, जो वो ही दे सकता है जिसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो। तो इसीलिए हम इसको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हो इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट सुनो। इनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ह्यूमंस के जैसे है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब वो क्रोमोसोम जिनसे आप किसी का जेंडर फाइंड करते हो, जैसे कि XX और XY। ये क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, यही इनके पास होते हैं। अब डायरेक्टली आप ह्यूमन पे तो कर नहीं सकते एक्सपेरिमेंट का कंडक्ट, आप इन पे कर लेते हो। तो जैसा इनमें बिहेवियर XX और XY में बिहेवियर मिलता है, हम मान लेते हैं कि हमारे में भी वैसा ही होता होगा, और फिर बाद में श्योरिटी के पर्पज़ से फिर हम ह्यूमन पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। लेकिन इनिशियल के तौर पे तो आप ह्यूमन को नहीं ले सकते। तो क्योंकि इनके पास हमारे जैसे सेक्स क्रोमोसोम है, तो हमारे जैसा बिहेवियर भी इनमें आता होगा सेक्स क्रोमोसोम में, इसीलिए हमने इनको यूज़ किया। और इनके पास जो टोटल नंबर क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, दे हैव 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कम है, जिससे स्टडी करने में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। अब ज़्यादा क्रोमोसोम किसी के पास होंगे तो स्टडी करने में टाइम भी तो जाएगा होता ना। अब हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अब 46 को स्टडी करना और 4 पेयर को स्टडी करना आसान कौन सा है? 4 पेयर को स्टडी करना ज़्यादा आसान है ना, इसीलिए हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप 2 ऑर्गेनिज्म लेते हो तो उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ज़रूरी है, स्पेशल एनिमल में तो बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सेक्सेस जो हैं वो मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे तो हैं, लेकिन हमें क्लियरली दिखने चाहिए कि कौन मेल और कौन फीमेल। जैसे अगर किसी स्पीशीज़ को आप बिना उसको टच करे बता पा रहे हो कि ये मेल और फीमेल है, तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आप मेल फीमेल को पता करो, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का हिस्सा कहे जाते हैं। अब इनमें कैसे दिखता है? फीमेल जो है वो लार्ज साइज़ की होती है और मेल क्या होता है? स्मॉल साइज़ का होता है। तो इस साइज़ की वजह से आप पता कर लेते हो कौन मेल कौन फीमेल। अब मुझे बताइए, इसमें आसानी से दिख रहा है ना कौन मेल कौन फीमेल? तो ये क्या हो गई? कंप्लीटली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। अच्छा, इसका फ़ायदा पता है क्या? हमें जब क्रॉसिंग करानी होती है तो क्रॉसिंग के लिए मेल फीमेल लेंगे। अब मान लीजिए सारे एक जैसे हो गए, सब एक जैसे, बिल्कुल कार्बन कॉपी, आप बता ही नहीं सकते कौन मेल कौन फीमेल। आपको उनके जीन की स्टडी करनी पड़ती है। अब बार बार तो हम जीन की स्टडी करेंगे नहीं। अब सारे एक जैसे पता लगा हमने गलत के बीच में क्रॉस करा दिया, हम कह रहे बच्चे क्यों नहीं पैदा होंगे ही नहीं, आपने गलत के बीच में क्रॉस करा दिया। तो ज़रूरी क्या है? आप एक प्रॉपर मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करो। इसके लिए कैसे कराओगे? जब आपको पता होगा कौन मेल और कौन फीमेल। और वो कैसे? जब उसमें क्या होना चाहिए? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होना चाहिए। एंड बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। आप ये भी सुन लो, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी।
मान लीजिए कोई दुकान है आपके सामने, या आपके सामने कोई भी एक ऐसा XYZ कोई कोचिंग मान लीजिए, कोई शॉप मान लीजिए, आपको पता करना है कि फ़लाना वाली चीज़ सही है या बेकार है, और आप वहाँ पे गए नहीं, तो आप रिव्यूज़ पे जाते हो। मान लीजिए एक के रिव्यू हैं, 10 लोगों ने एक दुकान के बारे में कहा बड़ी अच्छी दुकान है ना, या जो भी रिव्यू थे 10 लोगों ने, और एक दुकान है जिसके जिसके रिव्यू मान लीजिए 10,000 है। 10 लोगों ने, जो दूसरी शॉप थी, 10 लोगों ने कहा रेटिंग 5 स्टार देंगे, और 10,000 ने कहा कि रेटिंग देंगे 4 स्टार देंगे, मतलब दूसरी दुकान को। तो ए और बी में से आप किसको ज़्यादा बेटर मानते हो? बी वाला। पता है क्यों? जब नंबर ऑफ़ रेटिंग ज़्यादा होती हैं तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, और जब नंबर ऑफ़ रेटिंग कम होती हैं तो एक्यूरेसी भी उतनी कम मिलती है। यानी नंबर का सीधा किससे कनेक्शन है? एक्यूरेसी से कनेक्शन है। अगर किसी के 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, आपने उससे रिजल्ट पता किया, किसी के 200 बच्चे पैदा हुए हैं, आपने उससे रिजल्ट पता किया। मैं आपको बता दूं, 200 बच्चों से जब आप एक रिजल्ट निकालोगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू 2 बच्चे के मुकाबले। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना रिजल्ट में क्या आएगा? एक्यूरेसी आएगा, क्योंकि नंबर का खेल किससे कनेक्ट होगा? सीधा एक्यूरेसी से। क्योंकि देखो, सिंगल मेटिंग, मेटिंग मतलब वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी माने बच्चे, इनके एक मेटिंग से हजारों की तादाद में बच्चे पैदा होते हैं, जिस वजह से हमारे जो रिजल्ट का एक्यूरेसी वो काफ़ी बेटर निकल कर सामने आता है। अच्छा, एक और सुनिए, इनके अंदर ना माइनर वेरिएशन कैन बी इजीली सीन। अगर इनकी बॉडी में कोई थोड़ा बहुत बदलाव भी आता है, अपने को आसानी से दिख जाता है। माइनर वेरिएशन कैन बी ईजिली सीन। कई बार पता है ऐसा होता है, जैसे मान के चल लीजिए आपका स्किन कलर है या आपकी हाइट है, आपके पापा मम्मी की हाइट है, कई बार आपकी हाइट आपके मॉम डैड से थोड़ी सी अलग हो, लेकिन आपको पता रहती नहीं कि हमारी उनसे अलग भी है। आप सोचते हो कि हाँ लगभग सेम है। हम लोग बारीक चीज़ों पे कभी ध्यान देते ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपका हेयर शेप, आपका स्किन टोन, आपकी बॉडी हाइट, आपका कोई भी एक कैरेक्टर माता पिता से थोड़ा सा डिफर कर गया, लाइक 9 और 10 का डिफरेंस आ गया, तो हमें डिफरेंस कभी विजिबल ही नहीं होता। इनके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर रत्ती भर भी कोई चेंज आता है इसके डीएनए में या जीन्स में, वो कैरेक्टर तुरंत इनमें साफ दिख जाता है कि हाँ इसमें चेंज आ गया। अब मुझे बताइए, क्रॉस के समय ऐसा संभव है कि थोड़े बहुत जीन्स में बदलाव तो आ सकते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो होता ही है भाई। अब अगर मान लीजिए कि मुझे वो चेंज होने के बाद उसका कोई कैरेक्टर दिखा ही नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा, हुआ ही नहीं उसकी बॉडी में कोई चेंज, जबकि हुआ है हाँ कि ना। तो मुझे ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज करना है जिसके केस में क्या हो, मुझे आसानी से उसमें जो कोई बदलाव हो मुझे आसानी से दिख जाए, और उसमें दिख जाता है। इन रीज़न की वजह से इसको हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक सबसे पहला पॉइंट है ईजी टू कल्चर। कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपसे बर्गर पिज़्ज़ा नहीं मांगेगा, ये ना आपसे कुछ खास टाइम मांगेगा, आराम से ग्रो कर जाता है। तो ये वो रीज़न है जिसकी, और ये है आपके सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, चलो सबसे प्यारा क्वेश्चन। और क्योंकि अब जो नीट का लेटेस्ट पैटर्न बना है तो अब उनके लिए भी प्यारा हो गया। क्यों? अब ये स्टेटमेंट पे आ सकता है, कोई भी एक लाइन डाल देगा स्टेटमेंट, बोले बताओ कौन सी लाइन गलत है, और आपने ये लाइनें याद नहीं करी तो आप तो गए। मान चलो लिख दिया सिंगल मीटिंग प्रोड्यूसेस स्मॉल नंबर प्रोजेनी, यहाँ तो स्मॉल लार्ज में कहानी पलट गई। तो कृपया इनको ध्यान से स्टडी करना। और तो इतना ही है इस केस में। अब हम इसी के बाद एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, और वो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। माने हम किसी में जेंडर कैसे पता करते हैं, किसी का जेंडर पता करना इज नॉन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो पढ़ेंगे क्रोमोजोम के थ्रू, क्रोमोजोम के थ्रू कैसे पता करते हैं, और दूसरा पता करेंगे प्लॉइडी लेवल के थ्रू। तो 2 तरीके से हम किसी का जेंडर पता करते हैं। पहले क्रोमोजोम्स की बात करते हैं। हमारे सेल पे देखोगे तो आपको क्रोमोजोम 2 तरह का मिलता है। एक क्रोमोजोम होता है, जैसे अगर आप अपने सेल को देखोगे तो आप लोग बोलते हो यू हैव 46 क्रोमोजोम, एंड नो डाउट वी हैव 46 क्रोमोजोम। जिसको हम ध्यान से देखें तो इसमें 44 अलग क्रोमोजोम होते हैं और 2 क्रोमोजोम अलग होते हैं, जैसे कि XX मान लीजिए या XY मान लीजिए। आपने जब 10th में पढ़ा था इस चीज़ को, तो आपने पढ़ा था कि मेल जो होता है, मेल के पास XY होता है, हाँ कि ना, एंड फीमेल के पास क्या होता है, XX होता है। मैं आगे की कहानी बताऊं उससे पहले मैं आपको पहले X और Y की पहले पूरी कहानी क्लियर कर देता हूं। जिसका नाम हमें ना पता हो उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, अनुष्का? जिसका नाम हमें नहीं पता होता या जिसका नाम हम लेना नहीं चाहते उसका नाम हम क्या रखते हैं, X।
तुम में से शायद पता नहीं किसी की रही भी हो तो पता नहीं। हाँ भाई देख सीधा सा हिसाब है। वैक्सीन लगी तेरे पक्का? देख ले ये बूस्टर डोज है, अमर हो जाएगा वो भी हो सकता है, अमर की भी गारंटी है। देखो 1891 की कहानी है, मतलब 1891 जब महज करोना 250 साल की थी। तो हालांकि डेटा जो कहता है वो 1890 कहता है, बट एनसीईआरटी की वैल्यू मान लेता हूँ, एनसीईआरटी 1891 का जिक्र करते हैं। इस समय एक साइंटिस्ट आए थे हैंकिंग, ये भाई साहब स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट की, एंड ड्यूरिंग स्टडी इन्होंने क्या देखा, इंसेक्ट के सेल में, मैं आपको बता दूं 1888 में क्रोमोसोम की टर्म भी दे दी गई थी, यानी जिस समय बात चल रही है उसको महज 3 साल पहले क्रोमोसोम का नाम भी रख दिया गया था क्रोमोसोम, और उससे कुछ टाइम पहले क्रोमोसोम डिस्कवर भी हो चुके थे। मैं कहा था ना 1800 जब हम 1900 तक पहुंच रहे थे उससे पहले हमें क्रोमोसोम की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई थी, हाँ या ना। अब सोचो 1891 में हमारे हैंकिंग आ चुके हैं, और उस समय उन्होंने सेल में क्या देखा, एक बहुत ही विचित्र तरह की बॉडी इन्होंने देखी सेल के अंदर। अब इनको ये नहीं पता वो चीज थी क्या। अब भैया जिसको कुछ ना पता हो नाम क्या रखेगा, एक्स बॉडी, नाम थोड़ी पता है। बाद में स्टडी हुई तो लोगों ने कहा भैया वो बॉडी नहीं था वो क्रोमोसोम था। अच्छा क्योंकि एक्स बॉडी था, ये नाम ये किसने ढूंढा, हैंकिंग ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हैंकिंग बॉडी, या क्या बुलाएंगे एक्स बॉडी। बाद में स्टडी में पता लगा वो बॉडी नहीं वो क्रोमोसोम था, और क्योंकि वो क्रोमोसोम था तो नाम क्या चेंज हो गया, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पड़ गया। ठीक है, ऐसे डिस्कवरी होगी। फिर बाद में हमारे एक साइंटिस्ट और है इसी दशक में हमारे आते, एक साइंटिस्ट आते स्टीवंस आए थे। जैसे इसने एक्स क्रोमोसोम ढूंढ लिया, जब स्टीवन स्टडी कर रहा था उसने क्या देखा, सेल में यार एक्स क्रोमोसोम के अलावा भी एक बहुत यूनिक क्रोमोसोम है जिसका साइज एक्स से काफी छोटा है। अब क्योंकि एक्स पहले रख दिया, अब दोबारा तो एक्स बोल नहीं सकते, अगला क्या नाम होना चाहिए, वाई, तो इसका नाम क्या पड़ गया, वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम की देन हमारे स्टीवंस की है। दुनिया में ऐसे बहुत महापुरुष हैं जो क्या मानते हैं, सुनना, जो ऐसा मानते हैं कि सर देखो जो एक्स एक्स होता है ना वो क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, 1 2, और जो सर एक्स वाई होता है वो क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं। मतलब वाई कैसा होता होगा, वाई शेप। अब यार मैं कह रहा हूं दुनिया से भरोसा मेरा उस दिन उठ गया जब एक ने कहा कि सर पानी में H2O कहाँ लिखा होता है, H2O कहाँ लिखा होता है। मतलब उसको ये लगता था कि पानी में कहीं H2O लिखा होता है तभी उसका क्या है फॉर्मूला H2O। उसको कौन बताया कि हाइड्रोजन माने 2 ऐसे एटम होते हैं, बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये इसको बोलते हैं। उसको लगता है पानी में लिखा होता है कहीं 2 ऐसे लिखा होता है और एक ऑक्सीजन लिखा होता है। तो ऐसे लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है तो वाई क्रोमोसोम किस शेप का होगा, वाई शेप का होगा, और ये गलत है। वाई हमने शेप पे थोड़ी रखा है नाम इसका यार, वो तो सीक्वेंस पे आ गया। अगर आप देखोगे ठीक है। अच्छा एक बात और, एक्स का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स शेप में दिखता है ना भाई, एक्स का नाम इसकी शेप पर नहीं रखा गया है, वो तो रैंडम जैसे मैथ्स होती है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ ना है तो एक्स रख डालो, यही होता है। सेम यहां पर भी था। और बात करें वाई क्रोमोसोम की, तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम में सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। किसका, साइज का डिफरेंस होता है, और किसी चीज का डिफरेंस होता ही नहीं है। यानी एक्स और वाई को देख कर बताना बहुत इजी काम है, आप लोग भी कर लोगे काम कि सर ये एक्स है ये वाई है। तो कृपया ध्यान से याद रखना कि वाई क्रोमोसोम वाई शेप का नहीं होता है, एक्स शेप का ही होता है, और बस साइज थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा खैर इधर आते हैं, हमारी बात करें तो हमारे पास 44 क्रोमोसोम, और मेल के पास जो फीमेल के पास XX होगा, और मेल के पास क्या होगा, XY होगा। ध्यान सुनना, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं, 44, 45, 46। हम जब भी किसी का जेंडर फाइंड करते हैं तो 44 की हेल्प से करते हैं, या XX XY की हेल्प से करते हैं, XX या XY की हेल्प से। तो जिन क्रोमोसोम से आप किसी का जेंडर पता करते हो उन क्रोमोसोम को नाम दिया है बायोलॉजी में सेक्स क्रोमोसोम, हाँ या ना। यानी XX और XY को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब 46 में से ऐसे सेक्स क्रोमोसोम हम सब के पास 2 हैं। कितने हैं, अब 46 - 2 कर दिया जाए तो 44 क्रोमोसोम बचे। ये 44 क्रोमोसोम जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता,
इन क्रोमोसोम को बुलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या बुलाएंगे? ऑटोसोम्स। इसकी डेफिनेशन ही ऐसी होती है, जिन क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और जिनका रोल होता है उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब मेरे को बताइए, मैं अगर आपको बोलूं कि 44, बताइए ये मेल या फीमेल, क्या आप बता सकते हैं? यानी 44 तो दोनों में कॉमन है। 44 जैसे मेरे आपके पास वैसे ही आपके पास भी है, मतलब हम दोनों के पास सेम है, लेकिन हम सब में जो डिफरेंस आ गया वो आ गया XX और XY का। तो क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑटोसोम का रोल नहीं होता, इसीलिए हम अब के बाद ऑटोसोम का दोबारा जिक्र नहीं करने वाले। पहले पता लग गया सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम क्या होते हैं। तो मैं अगर बात करूं, हम अभी कर रहे थे, अभी जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट यहां से होता है टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इस टॉपिक में सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इस तरह का जो डिटर्मिनेशन है वो देखने को मिलता है ह्यूमंस में, जिसमें क्या होता है, जो XX है वो फीमेल, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें मैं क्या बताऊं, और XY जो होता है वो होता है मेल। बट जो आपको नहीं पता मैं आपको वो बताता हूँ एक बार। हम लोग मेल में ना, मतलब ह्यूमंस में जेंडर फाइंड करते हैं ऑर्गन्स देख के, कि सर पेनिस है तो वो मेल है, अगर वजाइना है तो फीमेल, हम ऐसे माना करते हैं। बायोलॉजिकली ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जेंडर का। सॉलिड प्रूफ अगर चाहिए, मतलब आपसे कोई पूछे कि जेंडर का मुझे एक ऐसा सबूत दो जिसको कोई झुटला ही ना सके, तो आप बोलना क्रोमोसोम देख लो बस। जिसके पास क्रोमोसोम XX वो फीमेल, जिसके पास XY वो मेल। और मान लो आप क्रोमोसोम भी देख के नहीं बता पा रहे हो, तो सुनो एक तरीका और है। फीमेल के दोनों गैमेट्स में कौन से क्रोमोसोम जा रहे हैं? X, यानी फीमेल सेम टाइप के गैमेट बना रही है, और जो सेम टाइप के गैमेट बनाए उन्हें होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर? होमोजाइगस कह लीजिए, या इसे होमोगैमेट्स कह लीजिए, जो आपको नाम अच्छा लगे आप बुला सकते हो, होमोजाइगस या होमोगैमेट्स। जबकि मेल में देखोगे तो एक गैमेट में जाएगा X और एक में जाएगा Y, यानी मेल क्या हो गया? हेट्रोजाइगस या हेट्रोगैमेट्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ह्यूमंस में जो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनाए वो मेल है, जो सेम टाइप के बनाए वो फीमेल है। इससे भी पता किया जाता है। ये जो जेंडर वाला सीन है ना, जेंडर वाला, ये तो बहुत, मतलब सॉरी, जो ऑर्गन वाला सीन है, ये सबसे लास्ट का पॉइंट है जेंडर के आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? क्रोमोसोम जिंदाबाद। क्रोमोसोम से जो आपको आंसर मिल गया वही उस बंदे का एक्चुअल जेंडर, चाहे ऑर्गन बाहर जो मर्जी हो। अगर मान लीजिए कि किसी की बॉडी में क्रोमोसोम है XY और बाहर इसकी बॉडी में ऑर्गन्स डेवलप हो गए फीमेल के, तो अगर आपसे पूछा उसका जेंडर क्या है, तो आप जेंडर बताओगे वो जो उसके क्रोमोसोम ने डिसाइड किया है, क्या बोलोगे उसको? मेल है। बट बॉडी फीमेल कैरेक्टर आ गया, यानी प्रॉपर मेल वो बन नहीं पाता, बट बायोलॉजिकली वो क्या माना जाएगा? मेल माना जाएगा। तो क्रोमोसोम सबसे बढ़िया प्रूफ देते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए आप जेंडर कैसे पता करते हैं, तो लोगों का आंसर क्या आता है? ऑर्गन देख के, ये इस तरह देख के। और वहाँ पे टीचर आपसे आंसर डिमांड करते हैं क्रोमोसोम के पॉइंट पे आंसर बताओ बस। तो ये होता है मेल। अच्छा एक चीज़ बताओ, ह्यूमंस में बच्चे का जेंडर कौन डिसाइड करता है, मेल या फीमेल? मेल करता है। सुनना कैसे? फीमेल X और X दे रही है ना, फीमेल तो एक ही जैसा गैमेट दे रही है। अगर इस X से मेल का X फ्यूज कर जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मेल का Y कर जाए तो लड़का पैदा होगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, मदर ने दोनों को सेम ही चीज दी है, क्या? X और X। अगला क्रोमोसोम क्या है, वो डिसाइड कर रहा है बच्चे का जेंडर। यानी जेंडर मदर नहीं, फादर डिसाइड करते हैं, और फादर भी नहीं कर सकता। बट जैसा कि आजकल लोग ब्लेम करते हैं कि फीमेल, बट ऐसा नहीं है भाई, ये तो रैंडम फिनोमेना है, कोई भी स्पर्म जो है वो आके फ्यूज कर सकता है। बट अगर बायोलॉजिकली बोला जाए तो जेंडर कैसे डिसाइड होता है? मेल के द्वारा डिसाइड होता है। एक काम करो, पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे कराता हूँ।